नमस्कार, दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज नवोरिया। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको विभिन्न विषयों पर जुड़ी हुई जानकारियां देते हैं। आप सवाल पूछते हैं, हमारे विशेषज्ञ उसका जवाब देते हैं। हमारा आज का जो विषय है वो आपको बता देते हैं। हमारा आज का विषय है पॉली हाउस में सब्जियों की खेती और बांस की खेती एवं प्रसंस्करण। एक बार पुनः आपको विषय से अवगत करा देते हैं। हमारा आज का विषय है पॉली हाउस में सब्जियों की खेती और बांस की खेती एवं प्रसंस्करण। इस विषय से संबंधित जो भी आपके सवाल हैं आप हमसे पूछ सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ उसका जवाब देंगे। हमारी जो फोन लाइन है वो चालू है। हमारी फोन लाइन है, उनका नंबर है 1800113060। हमारा दूसरा नंबर है 1800113061। तो आप कॉल करें और हमारे विशेषज्ञों से अपने सवाल पूछें। शुरुआत करते हैं आज, और पहले हमारे जो आज के विशेषज्ञ हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आज हमारे साथ जो भाग ले रहे हैं इस चर्चा में डॉक्टर बलराज सिंह कुलपति हैं, आप कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सविता, जो निदेशक हैं वन अनुसंधान संस्थान देहरादून से। साथ ही आप वाइस चांसलर हैं वन अनुसंधान संस्थान सम विश्वविद्यालय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर सविता जी, आपसे शुरुआत करते हैं जी कि बांस जो है वो ग्रेमिनी प्रजाति का एक घास है और ये देश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। तो बांस के बारे में बताएं कि बांस क्या है और किस प्रकार से इसका महत्व है और कहाँ-कहाँ बांस की खेती हो सकती है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बांस जो एक ग्रामिनी, जिसको हम ग्रास फैमिली के नाम से जाते हैं, जिसमें घास होती है, उसका एक सदस्य है। लेकिन इसको हम वुडी ग्रास बोलते हैं, जिससे कि हम काष्ठ ले सकते हैं। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा देश विश्व में दूसरे नंबर पे है जहाँ पे बांस उगता है। करीब 146 लाख हेक्टेयर जो एरिया है वो बांस के अधीन आता है जी। और ये चाइना के बाद दूसरे नंबर पे हमारे देश का ही नाम आता है, जहाँ पे बैम्बू उगता है, दूसरे स्थान पर है जी। और इसमें करीब 80% जो एरिया है वो जो वन विभाग हैं उनके अंतर्गत आता है, और करीब 20% ही है जो हमारे किसान भाई अपने निजी ज़मीन पे उगाते हैं जी। और बांस को हम लोग, जैसे मैंने कहा, कि काष्ठ ग्रास भी कहते हैं, और चाइना में इसे दोस्त कहा जाता है जी, और वियतनाम में इसको भाई कहा जाता है। तो जो बांस है उसका एक बहुत महत्व है, और ख़ासकर जो हमारे किसान भाई हैं जिनके ज़मीन कम है या थोड़ा पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, वो अगर बांस की खेती करें तो उससे उनकी आमदनी में बहुत इजाफा हो सकता है जी। और जैसा कि मैंने बताया कि करीब 146 लाख हेक्टेयर, यानी कि 14,000 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है। डॉक्टर सविता जी, मैं आपके पास पुनः आऊँगा, उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। बांस 146 लाख हेक्टेयर में उगाया जाता है, देश का दूसरा स्थान है। तो बांस की उपयोगिता के बारे में डॉक्टर सविता जी ने आपको बताया, बांस की क्या उपयोगिता है, आइए और देखते हैं एक रिपोर्ट। मानवीय सभ्यता के विकास के साथ बांस का बहुत ही गहरा संबंध है, और बांस ने हमारे जीवन को कई तरह से प्रभावित किया है। भारतीय संस्कृति के हर पहलू में बांस शुभ माना जाता है। बांस के बहुआयामी उपयोगों को देखते हुए इन्हें वनों का हरा सोना कहा जाता है, और आश्चर्यजनक रूप से बांसों के 1500 से ज्यादा इस्तेमाल का उल्लेख मिलता है। भारत में ही बांस का सालाना कारोबार 2043 करोड़ रुपए का है, और भारत बांस उत्पादन के मामले में विश्व में दूसरे नंबर पर है। आज इस बात की जरूरत है कि उत्तम किस्म के बांसों को चुनकर उन्हें ठीक प्रकार से प्रबंधित करके देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। बांसों को विभिन्न प्रकार की मिट्टी और तापमान में आसानी से लगाया जा सकता है। बांसों का प्रयोग खाद्य पदार्थों के रूप में भी किया जाता है। बांसों में कैलोरीज, वसा, सैचुरेटेड वसा, पॉलीसैचुरेटेड वसा, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन, सोडियम और पोटेशियम मिलता है। भारत में वर्तमान में 1 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में बांस पैदा होता है। ये कुल वन क्षेत्र का 13% है।
उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में बांस अच्छी मात्रा में पैदा होता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल भी ज्यादा बांस उगाने वाले राज्यों में से एक है। आमतौर पर 1 हेक्टेयर में 10 से 15 टन बांसों का उत्पादन किया जा सकता है। बांस आमतौर पर ऐसे क्षेत्रों में उगाए जाते हैं जहां पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो और जहां वर्षा का पानी रुकता न हो। बागीचे के चारों ओर बांस की ऊंची किस्मों को 1 या 2 कतारों में लगाकर तेज हवाओं से भी फलों को गिरने से बचाया जा सकता है। भारत में बांसों की 2 किस्में लगभग सभी प्रदेशों में उगाई जाती हैं। ये हैं डेंड्रकैलिसम स्ट्रिक्टस और बैम्बूसा बैम्बोस। बांसों को उगाने के लिए व्यापक स्तर पर प्राप्त बीजों को प्रयोग में लाया जा सकता है। ग्रामीण बांस उगाने के लिए ऑफसेट विधि का ही प्रयोग करते हैं। इसमें भूमि से 3 से 4 गांठ ऊपर के तने वाला जड़ युक्त प्रकंद होता है, किंतु जमीन से इसे उखाड़ना एक कठिन काम है। इस प्रकार के प्रतिरोपण द्वारा केवल 50% ही सफलता मिलती है। बांस प्रतिरोपण की एक अन्य विधि 1 गांठ वाली कलमों का प्रयोग मुख्य क्लंप को बिना किसी हानि के ये एक वैकल्पिक पौध सामग्री प्रदान करता है। पहली, दूसरी और तीसरी टहनियां इस विधि के लिए उपयुक्त होती हैं। इस प्रकार एक ही पौध से अधिक मात्रा में पौध लगाने की सामग्री मिल जाती है। इस खेती द्वारा लगभग 80% सफलता मिलती है। इस प्रकार पौध लगाना भी बेहद आसान होता है। शुरू में रोज सिंचाई करना अच्छा रहता है। इस प्रकार बांसों को एक फसल के रूप में उगाया जा सकता है। बांस वृद्धि के लिए सर्वोत्तम विधि ऊतक संवर्धन द्वारा मानी जाती है। इसमें बांस को छोटी छोटी शाखाओं से 1 गांठ वाली कलमों का प्रयोग किया जाता है। इनमें कोपलों की वृद्धि परख नली में हार्मोन्स तथा दूसरे केमिकल्स की मौजूदगी में सुनिश्चित की जाती है। इन कोमल कोपलों को फिर से जड़ बनाने के लिए एक अन्य माध्यम में डालकर 3-4 सप्ताह के उपरांत जड़ सहित पौधे बनाना संभव है। इस प्रकार कटे हुए भाग से कोशिकाओं की वृद्धि होने से कणिक बन जाता है, जिसे नए माध्यम में डालकर भ्रूण बनाए जा सकते हैं और जिनसे जड़ सहित असंख्य पौधे बनाए जा सकते हैं। बांस में मूल्य संवर्धन कर अनेक उत्पाद बनाए जा रहे हैं। बांस का अनेक दवाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है। तरह तरह की चटाइयां, कुर्सी, मेज, चारपाई आदि बांस से ही बनाए जाते हैं। इसके अलावा चम्मच, चाकू, चावल पकाने का बर्तन और अन्य छोटी घरेलू वस्तुओं से लेकर मकान बनाने तक के काम में आता है बांस। इसका प्ररोह खाया जाता है और इसका अचार व मुरब्बा भी बनता है, यानी बांस का उपयोग बहुआयामी है। बिल्कुल, बांस का उपयोग बहुआयामी है और बांस को फसल के रूप में भी उगाया जा सकता है। अब बात करते हैं पॉली हाउस की। यदि बेमौसमी सब्जियों को उगाना हो तो पॉली हाउस की उपयोगिता बहुत होती है। ये ऐसे ढांचे होते हैं जिसे हम ग्लास हाउस या फिर हम ग्रीन हाउस भी कहते हैं, और इसमें बाहरी वातावरण से सब्जियों की जिन्हें इन्हें उगाया जाता है उनका संरक्षण करते हैं। तो डॉक्टर बलराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पॉली हाउस क्या हैं और इनकी उपयोगिता क्यों है? पॉली हाउस या संरक्षित खेती जी ऐसी संरचनाएं जिनमें हम खुले वातावरण के मुकाबले जब फसलों को अंदर उगाते हैं तो बहुत सारी जो दिक्कत, बहुत सारी जो परेशानियां बाहर खुले वातावरण में आती हैं, मैं बताना चाहूँगा। जैसे अभी बरसात का मौसम शुरू हो गया है जी। तो अब बाहर जैसे ज़मीन को पानी मिलेगा, बहुत सारे खरपतवार उगेंगे, उसमें खरपतवारों में बहुत सारे कीड़े मकोड़े पैदा होंगे, रस चूसने वाले कीड़े, कैटरपिलर्स, होपर्स, बहुत सारे कीड़े। एक तो वो सबसे बड़ी दिक्कत खुले वातावरण में सब्जियों को, दूसरी फसलों को, बागवानी फसलों को करते हैं। दूसरा बीमारियां जी, विषाणु रोगों को ये रस चूसक कीड़े ही फैलाते हैं। फिर जब आगे आगे मौसम आएगा, सर्दी आएगी, फिर ठंड पड़ेगी, तो ठंड से पाला पड़ने से भी फसलों को नुकसान होता है।
तो मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि खुले वातावरण में, खुले खेतों में दो किस्म के कारक, एक तो जैविक कारक, जैविक का मतलब जिसमें जो जिंदा है, कीड़े मकोड़े, फंगस, विषाणु रोग, ये सारे के सारे जीवाणु रोग। दूसरे अजैविक कारक, वातावरण की परिस्थितियां, जैसे तापमान का बहुत अधिक होना, तापमान का बहुत कम होना जी, कम धूप आना, बहुत ज़्यादा धूप आना, या ह्यूमिडिटी, बरसात में ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, हवा में नमी की मात्रा 90% 95% रहेगी, वो भी दिक्कत करती है। और एक सीमा से नीचे चली जाए ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, वो भी नुकसान करती है, स्ट्रेस में लाती है फसलों को। तो जो ये संरक्षित संरचनाएं जो आप नाम ले रहे, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, नेट हाउस, शेड नेट हाउस, इन सारियों को मिला के हम संरक्षित संरचनाएं बोलते हैं। और इनको आवश्यकता के अनुसार किस क्षेत्र में, किस मौसम में कौन सी फसल की आवश्यकता क्या है, उसके अनुरूप उनको इस्तेमाल करते हैं। और इसको हम ब्रॉडली, बड़े पैमाने पे संरक्षित खेती कहते हैं। और इसका दूसरा रूप पॉली हाउस। जी जी, बल्ला जी आपके पास पुनः आऊँगा। तो पॉली हाउस ऐसे ढांचे हैं जिनके अंदर यदि आप फसल उत्पादन करते हैं, बेमौसमी फसल उत्पादन करते हैं, तो ये भारी वातावरण से उनकी रक्षा करते हैं। क्या है पॉली हाउस, आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। जब भी नई फसल बाजार में आती है तो उसके भाव बहुत नीचे चले जाते हैं। इससे किसानों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ नहीं मिल पाता, बल्कि कभी कभी उन्हें घाटा तक उठाना पड़ जाता है। पॉली हाउस इस परिपाटी को बदलने का सबसे प्रभावशाली जरिया है। प्लास्टिक की शीट से बने इन हाउसों में फसलें उस समय उगाई जा सकती हैं जब उनका मौसम नहीं चल रहा होता है। ऐसे समय में अधिक मांग और कम आपूर्ति की वजह से किसानों को अच्छा खासा मुनाफा हासिल हो जाता है। पॉली हाउस में चूंकि तापमान को नियंत्रित किया जा सकता है, इसलिए इनमें बेमौसम फसलें लेना आसान है। पॉली हाउस में कीटों, बीमारियों, पाला, अत्यधिक बारिश, आंधी और ओलों से भी फसलों को बचाया जा सकता है। साथ ही इसमें पानी की भी बहुत कम जरूरत होती है, खासकर पहाड़ी इलाकों में जहां बहुत ज्यादा ठंड होने के कारण सर्दियों में सब्जी उगाना संभव नहीं होता। वहां पॉली हाउस बहुत कारगर है। जिन किसानों के पास पॉली हाउस की सुविधा है वो मटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, फ्रेंच बीन, शिमला मिर्च, टमाटर मिर्च, मूली और पालक वगैरह फसलें लगा सकते हैं। पॉली हाउस में उसी तरह खेती की जाती है जिस तरह खुले खेत में। बिल्कुल, पॉली हाउस बहुत ही ज़्यादा संरक्षित खेती के लिए उपयोग किए जाते हैं। डॉक्टर बलराज, यदि हम आपसे बात करें कि यदि पॉली हाउस को देखें तो संरक्षित खेती की आपने बात की, साथ ही बेमौसमी फसलों को भी इसमें उगाया जाता है, और भी क्या इसमें कर सकते हैं हम लोग? देखिए, इसमें सब्जियों की बड़े पैमाने पे खेती करते हैं, जैसा आपने अभी इसमें भी दिखाया रिपोर्ट के अंदर भी, कि पहाड़ी क्षेत्रों में सर्दी के अंदर ज़्यादा टेम्परेचर नीचे जाता है, ज़्यादा पाला पड़ता है। ऐसी स्थिति में कम लागत की जो संरचनाएं, जिनको हम छोटे पॉली हाउस, क्योंकि वहाँ पर खेत भी ज़्यादा बड़े नहीं होते, सीढ़ी नुमा होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर हम मैदानों में पॉली हाउस बनाएंगे, ग्रीन हाउस बनाएंगे, तो लागत ज़्यादा आएगी। लेकिन आज का टॉपिक दूसरा भी, जैसा अभी डिस्कस कर रहे हैं, बांस के ऊपर, बैम्बू के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसे पहाड़ी क्षेत्र जैसे उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, या हमारा हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, उत्तराखंड है, ऐसी स्थितियों में बांस अवेलेबल है वहां पे, तो वहां बांस का इस्तेमाल करके हम छोटे कम लागत के पॉली हाउस बना सकते हैं आसानी से, क्योंकि वहां खेत भी छोटे हैं, तो उनका उपयोग छोटी संरचनाओं का हम सर्दी में, और अगर हम मान लिया मैदानों में हैं, अब जैसे बरसात का मौसम है और हम यहाँ पे कोई खेती करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ग्रीन हाउस की जब बात करेंगे तो ग्रीन हाउस एक ऐसी संरचना जिसमें ऊपर प्लास्टिक ढका रहता है और साइड में कीट अवरोधी नेट, और उसके ऊपर जो पर्दा होता है रोलेबल, जिसको हम ऊपर कर सकते हैं, नीचे ला सकते हैं वापस रोल करके, लपेट के उसको, वो प्लास्टिक का होता है। और ऊपर जो है छत के ऊपर भी वेंटिलेटर बने होते हैं। ग्रीन हाउस का या पॉली हाउस का जो मुख्य सिद्धांत है वो ये है कि इसमें ताजी हवा चारों तरफ से अंदर आती है, हवा गर्म होती है, ऊपर उठती है, तो उसको ऊपर से निकलने की जगह भी चाहिए। तो जिस सिद्धांत है वो ये है कि जो साइड में वेंटिलेशन होगा, उसी के अनुरूप ऊपर वेंटिलेशन भी अच्छा होना चाहिए। और हम अधिकतर जो है मैदानों में या आम किसानों को जो सिफारिश करते हैं वो ऐसे पॉली हाउस की करते हैं कि जो
नेचुरली वेंटिलेटेड हों। जी बलराज जी, मैं पुनः आपके पास दोबारा आऊँगा। जी बलराज जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, विशाल मध्य प्रदेश से। विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो किसान में। बताइए आपका क्या सवाल है? सर सबसे पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ सर। जी, हिमाचल और प्रदेश मेरा से। सवाल ये है कि जो पॉली हाउस में तैयारियां करते हैं उनमें कैसे कैसे सरकार की मदद मिलती है और क्या 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 सब्जियां पौधे में लगा सकते हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है कि बांस की खेती क्या हम हिमाचल प्रदेश में कर सकते हैं और कर सकते हैं तो कौन सी प्रजातियां इनकी हमारे को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश में क्या बांस की खेती हो सकती है? एक सवाल तो ये है। दूसरी बात ये है कि पॉली हाउस के लिए यदि हम देखें तो सरकार की तरफ से क्या सहायता मुहैया हो सकती है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल जो किसान बहन है उन्होंने पूछा है। उसमें यही है कि आपको राज्य सरकार का जो उद्यान विभाग है हिमाचल प्रदेश का, जैसे आप बात कर रही हैं, तो वहाँ पे आपको स्थानीय जो आपका जिला उद्यान अधिकारी है, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है, उससे संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों में जो अनुदान की जो सीमा है वो अलग हो सकती है। बाकी केंद्र सरकार का जो MIDH है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, उसके तहत बहुत सारा योगदान, और आपका राज्य जो है शायद वो आता टेक्नोलॉजी मिशन में आता है, जो उत्तरी पूर्वी राज्य और जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी जो हमारे प्रदेश है, उनके लिए टेक्नोलॉजी मिशन काम करता है। तो आप अपने जिला उद्यान अधिकारी या उप निदेशक उद्यान, उनसे बात करिए, वो आपको सारी सूचनाएं देंगे। बाकी 50% तक अनुदान अलग अलग राज्यों में है, पहले ज्यादा था, अब शायद उसकी सीमा को कुछ कम किया है। तो आप ग्रीन हाउस के ऊपर भी, जिसको पोली हाउस कहते हैं, उसके ऊपर भी अनुदान ले सकते हैं। और आप अगर ऐसे इलाके में हैं कि आप नेट हाउस बनाना चाहते हैं, आपका काम सिर्फ सिंपल आप मंडी के क्षेत्र में है और निचले इलाकों में है, तो वहां कीट अवरोधी नेट से आपका काम चलता है, उस पर भी सब्सिडी अनुदान है। और आप वॉकिंग टनल, हाई टनल बनाना चाहते हैं, उसके ऊपर भी अनुदान, यहां तक कि मल्चिंग के ऊपर भी, अगर आप खुले खेत में रेज्ड बेड, जमीन से उठी हुई क्यारी, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाते हैं और उस पर आप स्ट्रॉबेरी करना चाह रहे हैं लो टनल बना करके, तो उस पर भी सरकार का अनुदान है। तो अनुदान की जो वो है सारी सीमाएं वो अलग अलग राज्यों में थोड़ा सा वेरी करती हैं, लेकिन कुल मिला के हर चीज पे अनुदान आजकल जो सरकारें हैं वो दे रही हैं, मुहैया करा रही हैं। हाँ बिल्कुल, बागवानी को ताकि कैसे बढ़ाएं आगे जी करें। जी डॉक्टर सविता, दूसरा सवाल आपसे रहेगा कि हिमाचल प्रदेश में क्या बांस की खेती करना संभव है? जी बिल्कुल, हिमाचल में बांस की खेती करना संभव है, क्योंकि बांस 4000 मीटर तक हम इसे उगा सकते हैं। और जहाँ बांस होगा वहाँ हमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो वहाँ की मिट्टी है वो सैंडी लोम या क्ले लोम, थोड़ी सी ढीली मिट्टी होनी चाहिए जी। और कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि इसे हम तेज़ हवाओं से बचा के रखें। हमारी कोशिश खासकर जैसे ऊपर के इलाके हैं, मनाली से ऊपर के इलाके हैं, वहाँ नहीं होगा। मंडी है, बिलासपुर है, हमीरपुर का इलाका है या धर्मशाला का इलाका है, इन इलाकों में हम बाकायदा बांस की खेती कर सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर बलराज जी, आपके पास आना चाहूँगा कि पॉली हाउस या संरक्षित खेती की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मैंने जैसे बताया अभी पहले भी कि एक तो बेमौसमी, जैसा आपकी रिपोर्ट में भी था, अगर भाई मुख्य मौसम में जब कोई भी किसान किसी सब्जी को बाजार में लेके आता है तो भाव गिर जाते हैं लेकिन उन्हीं की जब वो खेती बेमौसम में, मौसम से पहले या मौसम के बाद करता है तो भाव ज्यादा रहते हैं। क्या पहाड़ी इलाकों में भी पॉली हाउस बनाए जा सकते हैं जहां सर्दी ज्यादा पड़ती है? पहाड़ी इलाकों में छोटे कम लागत के बांस का उपयोग करके हम बना सकते हैं। सिंपल पाइप का, GI पाइप्स का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी आवश्यकता है संरक्षित खेती की या पॉली हाउस की, इस किस्म की खेती की, वो ये है कि खुले वातावरण में हमारी सब्जियों को या दूसरी बागवानी फसलों को, मैंने बताया बहुत सारे, एक तो सबसे बड़ा कारण, अब जैसे बरसात का मौसम है, सबसे बड़ा कारण विषाणु रोग है, कीड़े मकोड़े, कैटरपिलर, ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो जैविक कारकों से बचाते हुए और अजैविक कारकों से बचाने के लिए जब हम कोई खेती करते हैं, उसी का सबसे बड़ी आवश्यकता उसी लिए है। अब जैसे मान लिया आप खुले खेत में एक भिंडी की खेती करते हैं, बैंगन की खेती करते हैं, अब भिंडी में वायरस भी आएगा, येलो वेन मोजेक वायरस, आपका वो कीड़ा जो लगता है फ्रूट बोरर, वो भी आएगा। उससे कैसे बचाएं? तो नेट हाउस का इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉली हाउस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, शिमला मिर्च है, या फिर सर्दी के अंदर आपको कम तापमान से में सब्जियों को पाले से बचाना है और ऐसी स्थिति में उनको पैदा करना जब वो नहीं हो सकती, तो भी आपका
उसकी आवश्यकता पड़ती है। जी बलराज जी, आगे भी आपसे जानेंगे किन किन सब्जियों की खेती पॉली हाउस में हो सकती है। सविता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बांस को लेकर जी गरीबों का दोस्त कहा जाता है बांस को, जी तो ऐसा क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है कि एक तो हम बहुत छोटी लैंड होल्डिंग है जी उसमें भी इसको उगा सकते हैं, और इसका जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हुआ है जिसमें कितनी लागत लगाएं और कितना हम उससे वापस पाते हैं, तो इसकी जो कॉस्ट बेनिफिट रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। ये जी। करीब 3.5 के करीब आती है, जबकि अगर आप आम उगाते हैं तो वो 2.5 है, उसमें लागत ज़्यादा आती है। इसमें लागत कम है, जी। जब बैम्बू की खेती करते हैं तो लागत कम है, जी। और इसका जो पर हेक्टेयर या पर एकड़ जी। आपकी आमदन है वो ज़्यादा है। और दूसरा ये है कि हम इसका जो हार्वेस्टिंग है वो 5वें साल से हम कर सकते हैं, तो 5वें साल के बाद से ही हमें आमदनी आना शुरू हो जाती है, और 5 साल से करीब 25 साल तक एक किसान अगर इसकी खेती करता है तो बाकायदा हर साल अगर ये मान के चलें कि 1 हेक्टेयर है तो उसमें भी काफ़ी उसका 1 लाख 2 लाख 3 लाख इवन 3.5 लाख 4 लाख तक भी उसका पर एनम हर जी। साल उससे जी। आमदनी हो सकती है। तो छोटी लैंड होल्डिंग में किसान अगर बांस लगाता है और कम लागत लगाता है तो भी उसको एक अच्छी आमदनी मिल जाएगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल जी। राहुल जाट हैं मध्य प्रदेश से। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है हेलो किसान में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो किसान में। अपना सवाल पूछिए। मैं बात की सोच रहा था। जी, बांस के बारे में क्या जानना चाहते हैं राहुल जी आप? तो बांस की पैदावार कितनी होगी? कहाँ पर? मध्य प्रदेश में कहाँ रहते हैं आप? अपने स्थान का नाम बताइए। सीहोर जिला सर। सीहोर जिले में। सीहोर जिले में प्रति हेक्टेयर में बांस का उत्पादन कितना होगा? देखें, इस वाले इलाके में अब डिपेंड करता है कि ये कौन सी प्रजाति का जी। इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारे यहाँ करीब 22 जीनस और 136 स्पीशीज़ पाई जाती हैं बांस की, और जो सबसे ज़्यादा कॉमन बांस की स्पीशी है उसको डेंड्रोकैलेमस स्ट्रिक्टस बोलते हैं, जो सेंट्रल इंडिया में जहाँ मध्य प्रदेश है वहाँ मिलता है। अगर आप इसे लगाएंगे अपने खेतों में तो ये मान के चलिए कि आपका अगर 1 एकड़ है आपका एरिया जिसमें आप लगा रहे हैं, और करीब उसमें 600 पौधे के करीब लगते हैं, इसके क्लम्प्स जो लगते हैं, और उसका अगर आप 5वें साल से इसका हार्वेस्टिंग शुरू करेंगे तो आपका 1 एकड़ में करीब 15 से 20 टन। जी, बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए जैसे हम देखें, बात की जाए कि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में भी बांस की खेती हो रही है, ऐसे में सरकार की तरफ से किस तरह के कार्यक्रम या योजनाएं चलाई जा रही हैं बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए? जी देखें, जो हमारा नेशनल बैम्बू मिशन है उससे विभिन्न तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे पहले हमें ये मुश्किल आती थी कि अगर प्राइवेट एरिया में आप बांस लगा रहे हैं तो उसको काटने की परमिशन आपको इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत दी जाती थी जी। और उसका जो ट्रांजिट था, जो ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, उसमें भी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत ही उसका ट्रांजिट परमिट दिया जाता था। तो वो एक थोड़ा सा हिंड्रेंस हो जाता था किसी भी किसान के लिए भी, कौन जाएगा, कहाँ जाएगा, कैसे परमिशन लाएगा, कैसे अप्लाई करेगा। अब मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि एक जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2017 में आया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो अपने प्राइवेट लैंड पे या कम्युनिटी लैंड पे या वेस्ट लैंड पे अगर हम बैम्बू को उगाते हैं तो उसमें इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के जो नियम है वो लागू नहीं होंगे। आप इसे कभी भी काट सकते हैं, जैसे कि 5वें साल या 6ठे साल से आप काटना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और इसका जो ट्रांजिट है आप एक जगह से दूसरी जगह, क्षेत्रों में भी बांस का उत्पादन हम लोग कर सकते जी हैं। बिल्कुल, बहुत आराम से, जो नियम लगते हैं वो बिना किसी रोक टोक के। और आपको जो फेलिंग करनी है या आपको जो हार्वेस्टिंग करनी है उसके लिए भी कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है एक जगह से दूसरी जगह। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मुश्किल आ रही थी कि अगर कोई किसान अपनी निजी ज़मीन पे लगाता था तो बहुत इसमें परमिशंस का और फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा मुश्किल होता था। तो वो अब जो रोक टोक है वो प्राइवेट ज़मीन के लिए और कम्युनिटी लैंड के लिए वो हट गई है। जी, अभी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धर्मेंद्र जी हैं मध्य प्रदेश से। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाहते हैं आप? सर जी सर, ये पूछना था, बांस की खेती के लिए 1 हेक्टेयर में कितनी लागत और कितना निकलता है उसका एवरेज, मतलब जी मध्य प्रदेश में? जी हाँ, इंदौर।
जी, लागत से कितना लाभ हो सकता है? जी, जैसा मैंने बताया कि बैम्बू लगाने का जो कॉस्ट बेनिफिट रेशो है, जी। अगर आप 1 रुपया लगाएंगे तो आपको 3.5 रुपये वापस मिलेंगे। और जैसा कि आप जानना चाह रहे थे कि 1 हेक्टेयर में कितना निकल सकता है, तो 1 हेक्टेयर में 1 साल में करीब 30 से 50 टन तक आप बैम्बू को निकाल सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसा कि मैंने बताया, इसमें लागत कम लगती है। कोशिश सिर्फ हमें ये करनी चाहिए कि इसका समय समय पे इरिगेशन होता रहे और समय समय पे हम इसको जो पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड देकर इसको बचाएं, लेकिन उसकी लागत इन कंपैरिजन टू, जैसे हम बाकी मैंने बताया आम की खेती करते हैं या किसी और काजू की खेती करते हैं या किसी और की खेती करते हैं, तो उसके कंपैरिजन में लागत के बनिस्बत इसमें फ़ायदा ज़्यादा है। जी बिल्कुल। हमारे दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि आप यदि अपने सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आप टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है, नंबर है 011264977781। टीवी स्क्रीन पर, आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए तो एक नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर कॉल करके आप अपने सवाल हमारे विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं। डॉक्टर बलराज, आपसे भी जानना चाहेंगे कि सरकार के द्वारा पॉली हाउस को बनाने के लिए किस तरह की योजनाएं या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये कई पिछली पंचवर्षीय योजनाओं से इसके ऊपर सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य सरकारों की मार्फत बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जोर है। और पहले नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन था, 12वीं पंचवर्षीय योजना में उसका नाम चेंज कर दिया, उसको MIDH कर दिया और अभी भी MIDH के तहत ही वो चल रहा है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। जबकि उत्तरी पूर्वी राज्य और जो पहाड़ी हमारे जो राज्य हैं, हिमाचल, उत्तराखंड, इनके लिए टेक्नोलॉजी मिशन जो है काम करता है। तो ऐसी स्थिति में पहले कुल मिला के जो सब्सिडी थी, अनुदान था, वो काफ़ी था, लेकिन अब उसको अनुदान की सीमा अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। लेकिन पहले ये होता था कि हम 1000 वर्ग मीटर के ऊपर पॉली हाउस पे सब्सिडी देते थे, फिर उसको बढ़ाया गया, 4000 1 एकड़ तक कर दिया गया। पहले सिर्फ एक ही चीज पर देते थे, फिर ये कहा भाई अगर किसी किसान को नेट हाउस की, कीट अवरोधी नेट हाउस की जरूरत है, उसको पॉली हाउस की जरूरत नहीं, उसकी जो समस्या है कीड़े मकोड़ों की, विषाणु रोगों की है, उससे बचाना चाहता है और ज्यादा वहां बारिश नहीं होती, वहां ज्यादा सर्दी भी नहीं पड़ती, तो उसको आवश्यकता सिर्फ मच्छरदानी वाला जो नेट है, उसको इंसेक्ट प्रूफ नेट बोलते हैं, उसको लगाने की है, वो घर बनाने की है। तो ऐसी स्थिति में पहले उस पर अनुदान नहीं था, उस पर भी अनुदान कर दिया और वो भी 1 एकड़ तक कर दिया। शेड नेट, आपका टनल, आपका मल्चिंग, तो हर रूप अनुदान के बारे में और जानकारी लेंगे बलराज जी आगे। अभी कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नरेंद्र हैं मध्य प्रदेश से। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो किसान में। क्या जानना चाहते हैं आप? अपना सवाल पूछिए। जी नरेंद्र जी। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितना बांस, जी किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं आप? मध्य प्रदेश में कहां से बात कर रहे हैं नरेंद्र जी आप? नरेंद्र जी, मध्य प्रदेश में आप कहां से बात कर रहे हैं? मैं मध्य प्रदेश के गुना जिले से बात कर रहा हूं। आप ये जानना चाहते हैं कि प्रति हेक्टेयर में गुना में कितना बांस उगाया जा सकता है? जी सर, कितना मुनाफा हो सकता है 1 हेक्टेयर में? प्रति हेक्टेयर में लागत को लेकर भी है, कितना मुनाफा हो सकता है, वही सवाल उन्होंने पूछा। जी प्रति हेक्टेयर ऐसा है कि जब हम बांस की खेती करते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि बांस को 4 मीटर और 5 मीटर 4 into 5 मीटर्स के डिस्टेंस पे लगाते हैं, तो 1 हेक्टेयर में हम करीब 500 से 600 क्लम्प्स लगाते हैं और 5वें साल से हम उसकी हार्वेस्टिंग शुरू करते हैं और 1 हेक्टेयर से करीब 50 टन तक जो बैम्बू है वो निकलता है। और इससे आपको 1 हेक्टेयर से करीब 3 या 4 लाख आप 5वें साल से शुरू कर सकते हैं, जो आपका 20 साल या अच्छी किस्म आपने लगाई है और अच्छी आप देखभाल कर रहे हैं और इसको कीड़ों से और पेस्टिसाइड से बचा के रख रहे हैं, तो ये 25 साल तक आपको लगातार 5 साल से 25 साल तक करीब 3 लाख से 4 लाख पर हेक्टेयर की आमदनी दे सकता है। जी सविता जी, ये बात तो हुई बांस की खेती की। यदि बांस की खेती करके यदि हमारे किसान का इसका प्रसंस्करण करें, यानी इसके उत्पादों की बात करें, तो कितना सही है ये, कितनी उपयोगिता है, बाजार में कितनी मांग है इसकी? देखिए, जो हमारी डिमांड है आज हमारे देश में वो करीब 29 मिलियन टन्स की है जी, और हमारी जो अभी पूरी होती है डिमांड वो 20% भी नहीं है। तो हमारी 80% जो डिमांड है प्रोडक्ट्स के लिए वो अभी भी अनमेट है, इट हैज़न्ट बीन मेट एज येट।
तो उसके लिए जनरली मैंने जैसे बताया कि 80% जो हमारी पैदावार है वो हमारे जंगलों में है, और जंगलों से जो हम उसका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं वो एज़ पर दी वर्किंग प्लान प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, तो वो अवेलेबल उतना नहीं हो पाता। तो इसीलिए जो 80% डिमांड है जो अभी पूरी नहीं की जा रही है, उसको हम बांस अपने प्राइवेट ज़मीन पे लगा के, या हम अपने जो कम्युनिटी लैंड है या वेस्ट लैंड है, या जो हमारे बैम्बू बेयरिंग डिग्रेडेड लैंड्स हैं, उनको भी हम रिक्लेम करके पूरा कर सकते हैं। और अभी हम एक्सपोर्ट करते हैं बहुत मात्रा में इसको। एक्सपोर्ट हमारा कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है, तो हम बहुत सी हमारा जो फॉरेन करेंसी है उसको लूज़ कर रहे हैं। इसलिए ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम बैम्बू की कल्टीवेशन अपने निजी ज़मीन पे, अपने जो फार्म लैंड है उस पे करें, और ये देश के हित में भी है और हमारे पर्सनल हित में भी है। हमारी कमाई भी होगी, हमारा मुनाफा भी ज़्यादा होगा, और हम जो एक डिमांड है नेशनल लेवल पे उसको भी पूरा कर पाएंगे। जी, अभी कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमित जी हैं नासिक महाराष्ट्र से। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है हेलो किसान में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? सर जी अमित जी, अमित जी अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? सर हम पहाड़ी क्षेत्र में तो पॉली हाउस किस तरह से लगा सकते वॉल्यूम कम कर दे। कर सकते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में पॉली हाउस के बारे में जानना चाहते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में पॉली हाउस लगाया जा सकता है। जी सर, जैसे हम लोग बांस कटने के बाद बढ़ा सकते हैं, या तो वो खराब जी जी डॉक्टर बलराज ये जानना चाहते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो पॉली हाउस बनाए जाते हैं इनके द्वारा, उनमें किन किन सब्जियों का फसल उत्पादन हो सकता है? देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में एक तो सबसे अच्छी बात है कि बांस का इस्तेमाल आप पॉली हाउस बनाने में कर सकते हो। जो खेत होते हैं वो छोटे होते हैं, क्योंकि खेतों की चौड़ाई सीढ़ीनुमा होती है, खेत उनका आकार, और उनकी चौड़ाई 10-12 मीटर से ज़्यादा नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में पॉली हाउस जो वहाँ बनाओगे वो 100 स्क्वायर मीटर का, 150 स्क्वायर मीटर का, 50 स्क्वायर मीटर का, 200 स्क्वायर मीटर और कहीं कहीं 500 स्क्वायर मीटर तक के पॉली हाउस बन सकते हैं। इससे ज़्यादा बनाने की संभावनाएं नहीं है ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्रों में, लेकिन लागत को कम कर देंगे बांस का इस्तेमाल करके। प्लास्टिक का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, और जो कच्चा बांस है उसको आप आसानी से मोड़ सकते हो, पाइप को जैसे मोड़ते हैं, बेंड करते हैं, उस आकार में मोड़ा जा सकता है, वो भी फायदा है। अब बात आती सब्जियों की खेती करने की। सर्दियों में आप जो चाहें, क्योंकि वहाँ तो सारा पाला पड़ता है, बहुत ठंड पड़ती है, ऐसी स्थिति में आप हरी पत्ते वाली सब्जियाँ, आप मटर, आप और जो सब्जियाँ फ्रेंच बीन, ऐसी सब्जियाँ जो है ना आप कर सकते हैं। फिर बात आती है गर्मियों में, जब आपका ठंड चली जाती है, उन्हीं पॉली हाउस के अंदर आप टमाटर है, आप शिमला मिर्च है, आप खीरा है, या दूसरी फसलें उनकी भी खेती कर सकते हैं। तो मौसम के ऊपर निर्भर करता है। अब ठंड के अंदर उनको पाले से बचाना है, तो ऐसी कौन सी फसलें जिनको खुले में उगाते ज़्यादा ठंड को सहन कर सकती थी और अंदर जाके और अच्छी होंगी, तो मटर है, मूली है, गाजर है, पालक है, ये सब्जियाँ, फ्रेंच बीन है। या फिर जो है गर्मी के अंदर, क्योंकि टमाटर वगैरह ज़्यादा ठंड में पॉली हाउस में भी वहाँ हम उनको नहीं सफलतापूर्वक उगा सकते। तो ऐसी स्थिति में मार्च के बाद आप अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक, अब अक्टूबर तक, जब तक पाला पड़ेगा या ठंड पड़ेगी, जब तक आप टमाटर, खीरा, मिर्ची, शिमला मिर्च बहुत अच्छी हो जाएगी ऐसे पॉली हाउस में। और पहाड़ जो हैं वो अच्छी शिमला मिर्च उगा के मैदानों में भेज भी सकते हैं, क्योंकि उनकी यहाँ उगाने की एक सीमा है मैदानों के अंदर। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आर.के. शुक्ला जी हैं लखनऊ यूपी से। आर.के. शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है हेलो किसान में आपका। आप क्या जानना चाहते हैं, अपना सवाल पूछिए। अरे हमारे पास थोड़ी जमीन है हमारे पास जी, तो हम उसमें फसल मिल नहीं पाती है, तो हम सोचते हैं कि फायदा लगाए फसल दिलवा दें। इनके पास ज़मीन है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, उसमें पॉली हाउस लगाना चाहते हैं, तो पॉली हाउस किस प्रकार से उसका निर्माण? बिल्कुल शुक्ला जी, आपके जो आप यूपी से बोल रहे हैं, कौन सा जिला बताया? लखनऊ। प्रदेश। तो आप तो हेडक्वार्टर पे हैं, वहाँ राजधानी है। आपका उद्यान विभाग वो पूरी जानकारी देता है। आप जिला उद्यान अधिकारी या डिप्टी डायरेक्टर जो उप निदेशक है बागवानी का या सहायक निदेशक बागवानी का, उससे संपर्क करें और उसका आप उपयोग, क्योंकि लखनऊ के पास आपकी अगर ज़मीन है तो लखनऊ बहुत बड़ा शहर है और वहाँ पे आप अच्छी सब्जियों की, बेमौसमी सब्जियों की काफ़ी आवश्यकता है ऐसे शहर में, तो उसका आप फ़ायदा उठा सकते हो।
ऐसी खेती की हम ज़्यादा सिफारिश जो करते हैं वो पेरी अर्बन इलाकों में करते हैं। और आपका अगर खेत, आपका जो फार्म है या जो आपकी ज़मीन है अगर लखनऊ के आसपास है तो या तो अर्बन क्षेत्र में आती है या पेरी अर्बन में, तो उसका और ज़्यादा फायदा आप बाजार से उठा सकते हैं ऐसी खेती करके। जी सविता जी, वैसे देखा जाता है कि बांस की खेती राइजोम से होती है, क्या कोई अन्य तरीका भी है बांस की खेती करने का? जी बिल्कुल। इनफैक्ट जो हमारा वन अनुसंधान संस्थान है और हमारा जो हेडक्वार्टर्स इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन है, इसके थ्रू हमने एक और तरीका स्टैंडर्डाइज किया है जिसको मल्टी प्रोलिफरेशन कहते हैं या मैक्रो प्रोलिफरेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि राइजोम के छोटे छोटे टुकड़े करके और उसमें जिसमें एक क्लम होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको फिर दबा देते हैं और उससे एक पूरा फिर से वो 10 या 15 क्लम्स का वो फिर एक क्लम्प बन जाता है। तो इसको मैक्रो प्रोलिफरेशन कहते हैं। और एक और तरीका जैसा कि अभी हमने छोटी फिल्म में भी देखा, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर से भी हम इसकी जो प्रोपेगेशन है वो कर सकते हैं। ये जो तीनों तरीके हैं ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के हैं। और चौथा तरीका जो प्रोपेगेशन का है वो सीड से है। जी। इसका जो सीड है उसको पहले हम जर्मिनेट करते हैं, उसको जब छोटा पौधा होता है, पौध होती है, उसको हम पॉली बैग में लगाते हैं, 1 साल तक उसमें रखते हैं और जब ये तैयार हो जाता है ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए फील्ड में, तब इसे निकाला जाता है। जी, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, लखन जी मध्य प्रदेश से। लखन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाहते हैं, अपना सवाल पूछिए। जी मैं देखना चाहता हूँ बांस को कैसे उगाया जाता है। जी, बांस को कैसे उगाया जाता है? हाँ, खेती कैसे की जाती है इसकी? पौध रोपी जाती है या बीज लगाया जाता है? जी, पौधारोपण होता है या बीज के माध्यम और से? गर्मियों पानी कब देना पड़ता है? जी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम 3 या 4 तरीकों से इसको उगा सकते हैं। अगर हमने बीज से उगाना है तो बीज का भी हमें पहले एक छोटा पौध लगानी पड़ती है क्यारी में, और फिर जब वो 20-25 दिन का हो जाता है तो उस छोटे पौधे को हम पॉली बैग में लगाते हैं और पॉली बैग में उसको हम 1 साल तक रखते हैं करीब। और 1 साल में जब ये 1 मीटर से बड़ा पौधा हो जाता है तो इसे हम अपने खेत में ले जाते हैं ट्रांसप्लांटेशन के लिए। इसी तरह से राइजोम से, या जैसे मैंने बताया कि मैक्रो प्रोलिफरेशन से होता है, तो जब 1 साल का पौधा हमारा नर्सरी में हो जाता है, इसको हम अपने खेत में ला सकते हैं ट्रांसप्लांटेशन के लिए। और मैंने पहले भी बताया कि कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि हम उस जगह इसकी प्लांटिंग करें जहाँ पे जो सॉइल है वो हमारी थोड़ी सी लूज सॉइल हो, लोमी सॉइल में ये ठीक से होता है। और 1 एकड़ में करीब 200 पौधे लगाने चाहिए, जिसका डिस्टेंस 5 मीटर इंटू 5 मीटर या 5 मीटर इंटू 4 मीटर होना चाहिए। और उसके बाद जैसे ही हमने इसको अपने खेत में लगाया, इसकी इरिगेशन करनी चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि पानी खड़ा ना हो, क्योंकि बैम्बू जो है वो खड़े पानी में खराब हो जाता है, ये गल जाता है। इसके जो रूट पोर्शन और राइजोम है वो पानी का निकासी पर्याप्त होनी चाहिए, खड़ा पानी नहीं होना चाहिए। और फिर इसके बाद कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि इसको समय समय पे, अगर नेचुरल रेन नहीं हो रही तो समय समय पे इसकी वाटरिंग करनी चाहिए। और एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए, जब यंग शूट निकलती है इसकी तो इसको जो लंगूर है या वाइल्ड बोर है या गौर है, ये इसको नष्ट कर देते हैं। तो उस टाइम एक पर्याप्त सुरक्षा हमें इसको प्रोवाइड करनी चाहिए। और कोशिश ये भी रहनी चाहिए कि जो फंगल डिजीज़ेज़ हैं या इंसेक्ट्स होते हैं जो बोरर्स हैं, उससे इसको बचा के रखना चाहिए। उसके लिए हमारे फंजीसाइड्स हैं, हमारे इंसेक्टिसाइड्स हैं, हमारे बायोपेस्टिसाइड्स भी हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। सविता जी, विजय सिंह महाराष्ट्र से हमारे पास एक मेल आया था, उनका सवाल था कि बांस की जीवन अवधि को बढ़ाने के लिए किस तरह से काम करना चाहिए? जी, मैं बताना चाहूँगी कि अगर हम बांस को प्रिजर्वेटिव से ट्रीट नहीं करते हैं तो इसकी जो जीवन अवधि है वो 10 या 12 साल होती है। और जैसा कि हम चाहते हैं कि बांस का प्रमोशन हो, बांस को कंस्ट्रक्शन में यूज़ करें, बांस का फर्नीचर बनाएं। अगर हम फर्नीचर बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, या इसके जो हमारे फ्लोर टाइल्स हैं या वॉल पैनल्स हैं वो बनाते हैं, तो हमें ज़रूरी है कि उसकी जीवन अवधि को हम बढ़ाएं। तो इसके लिए हमारा जो प्रिजर्वेटिव्स हैं
उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और इसमें भी मैं बताना चाहूँगी कि जिस अनुसंधान से मैं हूँ, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, जिसको हम FRI के नाम से जानते हैं, वहाँ हमने इस पे बहुत काम किया है। और जो प्रिजर्वेटिव्स हमने बनाए हैं उससे हम इसकी जीवन अवधि को 12 साल से 40 साल 45 साल तक कर सकते हैं, जिसमें एक CCA है, इसको एक प्रिजर्वेटिव है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हमारे ज़िबॉक है जो प्रिजर्वेटिव, ये भी हमने वन अनुसंधान संस्थान में ही इजाद किया है और इसको बहुत अच्छी तरह से अपनाया है सबने। तो इसका अगर इस्तेमाल करेंगे, हमारी बुचरीज़ हैं, मॉडर्न बुचरीज़ हैं, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि इसका जो अंदर का सैप है उसको निकाल के और उसमें हम प्रिजर्वेटिव से इसको भर दें ताकि उसकी जो जीवन अवधि है उसको हम बढ़ा सकें। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हनुमान जी हैं हरियाणा से। हनुमान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हरियाणा के अंदर चरखी दादरी भिवानी मतलब के अंदर जो है बैम्बू की खेती हो सकती है, बांस की खेती कर सकते हैं? हरियाणा में चरखी दादरी से हैं, क्या बांस की खेती कर सकते हैं? नहीं, हो सकती है, लेकिन यही है जैसा कि मैंने कहा कि इरिगेशन का ख्याल रखना पड़ेगा। और जो चरखी दादरी का इलाका है उसमें सैंडी लोम है, सॉइल आपकी बिल्कुल ठीक है और थोड़ा सा सूखा एरिया है। और जब आप ट्रांसप्लांटिंग करेंगे बैम्बू की अपने खेत में तो ध्यान रखें कि उसकी इरिगेशन आपने प्रॉपरली की है, उसमें पानी जो है वो समय समय पे आप देते रहें, शुरुआती 4 या 5 साल तक। उसके बाद बैम्बू अपने आप खड़ा हो जाता है। जी, यदि हम बात करें बांस की तो पर्यावरण संरक्षण के लिए इसकी कितनी उपयोगिता है, कितना योगदान है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात पूछी है। हम लोग सब बहुत चिंतित हैं अपने वातावरण के लिए, और ख़ासकर ये जो ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो उसमें इसका एक ख़ास योगदान है। अगर हम बैम्बू लगाते हैं तो इसमें करीब जो कार्बन मिटिगेशन है, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज प्राइमरीली इसलिए होता है क्योंकि कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो हमारे वातावरण में बढ़ रही है और बढ़ती जा रही है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इस कार्बन को मिटिगेट करें, कार्बन का सिंक तैयार करें। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि बैम्बू एक बहुत ही उपयोगी प्रजाति है और 1 हेक्टेयर में पर एनम, 1 साल में 1 हेक्टेयर में करीब 17 टन जो कार्बन सोखने की क्षमता होती है। 17 से 20 टन ऑफ कार्बन सोखने की क्षमता होती है। तो आप अगर बैम्बू लगाएंगे अपनी ज़मीन पे, अपने जो खेतों की बाड़ है उस पे लगाएंगे, या हमारे जो कम्युनिटी लैंड या वेस्ट लैंड है उस पे लगाएंगे, या हम अपनी सड़कों के दोनों तरफ लगाते हैं या रेलवे लाइन के दोनों तरफ लगाते हैं, तो इसकी कार्बन सोखने की क्षमता भी बहुत अच्छी है और ये हमें हमारे कार्बन का जो परसेंटेज है वातावरण में उसको सोखने में मदद करेगा। जी बिल्कुल, बांस की खेती बहुत ज़रूरी है और बांस यदि आप लगाते हैं तो पर्यावरण संरक्षण के लिए भी इसका योगदान है और कार्बन की प्रतिशतता को भी कम कर देता है जो पर्यावरण में मौजूद होता है। बलराज जी, आपसे जानना चाहूँगा कि संरक्षित खेती की आपने बात की, तो संरक्षित खेती शुरू करने से पहले किन किन सावधानियों का रखना ज़रूरी है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है किसानों के लिए जो है ना इसकी जानकारी देना कि देखिए आप किस क्षेत्र में है एक तो, और आपकी खुले वातावरण में मुख्य समस्या क्या है। अब मान लिया आप उत्तरी पूर्वी राज्यों में हैं तो वहाँ ज़्यादा बरसात होती है, ठंड बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है ठंड, तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं कि पॉली हाउस इस तरीके के हों, उनको हम कहते हैं कि छत प्लास्टिक की हो और साइड में पूरा वेंटिलेशन नेट का हो, तो वो ऐसे प्रारूप के पॉली हाउस काम करेंगे। मान लिया आप पश्चिमी राजस्थान में चले जाते हैं, जोधपुर है, बाड़मेर है या दूसरे इलाके हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ती, ठंड पड़ती है लेकिन बरसात ज़्यादा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में नेट हाउस का, कीट अवरोधी नेट हाउस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मौसम कौन सा है, क्या आप सब्जी की खेती करना चाहते हैं, मान लिया अब हम पश्चिमी राजस्थान में या हरियाणा में हैं और अप्रैल मई के महीने में हम जो पत्ते वाली सब्जियां हैं वो करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बहुत तेज धूप आना, रेडिएशन, हाई टेम्परेचर, हाई रेडिएशन, उसको रोकना है। तो अब क्या जरूरत पड़ेगी आपको, शेड नेट की, छाया करने वाले नेट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आंख मीच के हम ऐसे भी नहीं कर सकते किसी फसल के ऊपर कितनी छाया करें, नहीं, वो भी है कि हरी पत्ते वाली सब्जियां करीब 60-70% तक छाया अप्रैल मई जून में सहन कर सकती हैं। टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च ये नहीं करेंगी, ये 40 से 50% पर हमें रखना पड़ेगा। तो आपका इलाका क्या है,
वहां पे आपकी दिक्कत क्या है जी। आप अगर मान लिया मैं लेह लद्दाख की बात करूं तो वहां पे पॉली हाउस तेज हवाएं चलती हैं, तो वो ट्रेंचेज होनी चाहिए, जमीन में खोद कर आप इस तरीके से गोलाई में पाइप लगाएं या बांस लगाएं ताकि हवा टकरा के ऊपर से निकल जाए। तो ट्रेंचेज, वॉकिंग टनल मजबूत हो, अच्छी, जिन पर जीआई पाइप का इस्तेमाल करें जी। वहां हमें मुख्य जो कारण है हमारा समस्या है वो लो टेम्परेचर है, जो वो है पाला है, माइनस चला गया 30-25 डिग्री। लेकिन अगर हम भोपाल में चले गए तो स्थितियां बदल गई। तो आप किस इलाके में है, आपकी खुले खेत में क्या समस्याएं हैं, किस सब्जी की आप खेती करना चाहते हैं, उस सब्जी की खुले वातावरण में आप क्या क्या समस्याएं फेस कर रहे हैं। फिर एक चीज और कि आप संरक्षित खेती तो करना चाह रहे हैं लेकिन उसकी बाजार व्यवस्था कहाँ है? क्या आपके नजदीक आप बैठे बहुत दूर हैं कहीं और बाजार नजदीक नहीं है, 200-300 किलोमीटर दूर बैठे हैं, तो वो सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा किसान को। और एक आप कितना उस पर व्यय कर सकते हैं, खर्च करना चाहते हैं, और सरकार की जो स्कीम्स हैं, जो योजनाएं हैं वो कितनी हैं, आप उनका कितना फायदा ले सकते हैं। इन सब चीजों को मिला जुला के किसान को बनाने से पहले, इस तरीके की सोच से पहले, ऐसी खेती करने से पहले, फिर सबसे महत्वपूर्ण आपने बनवा भी लिया, आपने कर लिया, उसकी पूरी जानकारी, तकनीकी रूप से जानकारी। अब आपने ग्रीन हाउस तो बनवा लिया, उसमें टमाटर की कौन सी किस्म आप लगाएंगे, उसकी पौध कैसे बनाएंगे, उसमें खाद पानी कैसे देंगे, उसकी ट्रेनिंग, प्रूनिंग, पिंचिंग, उसमें पॉलिनेशन, परागण का काम कैसे करेंगे आप अंदर, इन सब चीजों की तकनीकी जानकारी होना किसान के लिए आवश्यक है। तो जब वो ऐसी खेती की तरफ आकर्षित हो या आगे आए तो पहले इन चीजों की जानकारी ले ले और फिर उस पर तकनीकी रूप से जानकारी लेकर, प्रशिक्षण लेकर, मैं तो ये कहूंगा, जब काम करे। और एक और चीज हम कहेंगे कि इसमें युवा ज्यादा आगे आ रहे हैं देश भर में, युवाओं के लिए अच्छी खेती है। और जो परिनगरीय क्षेत्र है, पेरियर बने इलाके, बड़े शहरों के चारों तरफ के, वहां पे जो युवा हैं, ग्रामीण युवा, उनको ज्यादा इस तरीके की खेती से फायदा उठाना चाहिए। अब ये कॉलर साठे जी हैं, महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। साठे जी, बहुत बहुत स्वागत है हेलो किसान में आपका। क्या जानना चाहते हैं, पर सवाल पूछिए। हाँ, मेरे दो सवाल है। एक तो पहला, यहाँ जो तूफान आता है जी, उससे ऊपर का छत फट जाता है जी, तो इसके लिए कोई सॉल्यूशन है क्या? एक जी। दूसरा, इनर पॉलिनेशन खीरा लगाए थे, काकड़ी, उसका पॉलिनेशन ही नहीं हुआ है ना, इतनी कम काकड़ी लगी कि पूछो मत। जी जी, बिल्कुल साठे जी। दो सवाल हैं आपके। ये बलराज जी। एक तो देखिए साठे साहब, आपका मैं बताऊं कि ओरिएंटेशन ग्रीन हाउस का कैसा है, नॉर्थ साउथ है कि नहीं। दूसरा, आपका जो जिस कंपनी ने या किसने बनाया आपका पॉली हाउस, उसमें कितनी मजबूती का जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो मापदंड है, उनका ध्यान रखा कि नहीं है। अब मैं आपको उदाहरण बताऊं कि उड़ीसा में एक सेंटर बना था जहां पे बड़ा तूफान आया फाइलिन, और उसका भी वहां पे स्पीड जो है वो 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर के लगभग थी। तो जो ग्राउटिंग की थी जमीन के अंदर, वो 2 मीटर से ज्यादा की थी, जेसीबी से मिट्टी लेके ग्राउटिंग किया था। तो हमारी जो संरचना है, दूसरी बात हम ये कह रहे हैं, अकेला पॉली हाउस एक ने बना लिया यहां, एक ने 5 किलोमीटर दूर, हम बात कहते हैं समूह के रूप में, क्लस्टर अप्रोच। आप मान लिया तूफान आया और 1000 ग्रीन हाउस एक जगह बने हुए हैं, एक ही उसमें क्लस्टर में है, तो एक तरफ का एक फट जाएगा, दूसरों को नुकसान नहीं होगा। तीसरी बात जो मैं कहूंगा, जो बैम्बू की भी बात मैडम कर रही हैं और बैम्बू के ऊपर सरकार भी जोर दे रही है, विंड ब्रेक्स के रूप में हम बहुत सारे पेड़ों का, वृक्षों का इस्तेमाल कर सकते हैं, डबल लेयर, सिंगल लेयर, ट्रिपल लेयर। वो डायरेक्शन देख के हमारी हवाएं जो हैं वो एक तो पश्चिम और एक पूर्व, दो तरफ से ज्यादा चलती हैं, वो ज्यादा नुकसान करती हैं। ऐसी स्थिति में तो विंड ब्रेक्स हम लगा दें ऐसे पेड़ों की जो ज्यादा तेजी से बढ़वार करते हैं। फिर बात आपने की ककड़ी की, खीरे की आपने बात की थी, तो आपको जो खुले खेत में जो आप खीरा लगाते हैं वो मोनोसियस होता है, उसमें मेल और फीमेल, नर और मादा फूल अलग अलग जगह पर आते हैं एक ही बेल पे, उसमें मधुमक्खियां पॉलिनेशन का काम करती हैं। लेकिन ग्रीन हाउस के लिए, संरक्षित खेती के लिए अब दुनिया भर में, हमारे देश में भी हम लोगों ने ऐसी प्रजातियों का इजाद किया है जो गाइनोसियस है, पार्थिनोकार्पिक है, जिसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर आता है, पॉलिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती, बगैर पॉलिनेशन के, परागण के सीधा फल बनता है। उन किस्मों का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ये समस्या, परागण वाली समस्या, आपका निदान हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। जी सविता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बांस की खेती किन किन इलाकों में करना ज़्यादा आसान है? देखिए, हमारा जो सेंट्रल प्लेट्यू है, सेंट्रल इंडिया है,
महाराष्ट्र, उड़ीसा ये पहले भी बांस उगाते हैं, और कर्नाटका है, वेस्ट बंगाल है, और नॉर्थ ईस्ट में तो नेचुरली क्या मरुस्थलीय इलाकों में भी बांस की मरुस्थलीय खेती इलाकों में बांस की खेती संभव नहीं हो पाएगी। बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी, बहुत इनपुट देना पड़ेगा, बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो बेहतर ये होगा कि उन इलाकों में हम इसको ना टेकअप करें। जी। और एक और भी मैं, आपने मौका दिया मुझे बात करने का, तो मैं कहना चाहूँगी कि उत्तर भारत में किन प्रजातियों को उगाया जा सकता है आसानी से? उत्तर भारत में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रजाति है वो तो डेंड्रोकैलेमस स्ट्रिक्टस ही है। इसके अलावा जो डेंड्रोकैलेमस सोमदेवाय है, इसे उत्तर भारत में उगाते हैं हम। और इसके अलावा जो बैम्बूसा बैम्बोस है वो हालांकि सेंट्रल इंडिया में ज़्यादा उगाया जाता है, पर उसको भी हम नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में उगा सकते हैं। जी। और इसी के बारे में मैं एक और जानकारी देना चाहूँगी कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक प्रजाति की जो अच्छी किस्म है उसको लगाएं जिसकी पैदावार ज़्यादा हो। और इसमें भी FRI और जो ICFRI के दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं, RFRI एक हमारा जोरहाट में है, आसाम में TFRI है, जबलपुर में IWST है, बेंगलोर में, और रांची में एक IFP है। तो हम लोगों ने मिलके करीब 536 ऐसे क्लम्प्स जो हैं, जो 10 प्रजातियों के हमने 536 पूरे देश भर में क्लम्प्स हमने सिलेक्ट किए, और उसका जो जर्म प्लाज्म लेके हमने उसका देश भर में ट्रायल किया। और जो जर्म प्लाज्म है वो हमारे पास इन 5 जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं इसमें उपलब्ध है। कभी भी कोई भी हमसे इसके बारे में जानकारी ले सकता है। हमारे यहाँ एक वानिकी हेल्पलाइन भी है जिसका नंबर है 2752686। जी। तो इस पे अगर कोई भी जानकारी इसके बारे में कि कौन सा जर्म प्लाज्म, कौन सी प्रजाति, या किस तरह से इसकी खेती करनी है, किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो, या कहाँ से ये जर्म प्लाज्म मिलेगा, इसके बारे में भी जो जानकारी लेनी हो, उसे हमारी जो वानिकी हेल्पलाइन है, जैसा कि मैंने बताया, कोड है 0135 और नंबर है 2752686। जी। तो इससे ये जानकारी, हमारी कोशिश है कि 24 घंटे में हम ये जानकारी उपलब्ध कराएंगे। जी। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, हेमराज जी हैं। जी, हेमराज जी हरियाणा से बात कर रहे हैं। हेमराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेमराज जी क्या जानना चाहते हैं, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं हेमराज जपोरिया, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ सर। जी, मध्य प्रदेश से, माफ कीजिएगा। हेमराज जी बहुत बहुत स्वागत है हेलो किसान में, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ मैडम जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऑफसेट विधि क्या है और ऑफसेट विधि के क्या क्या फायदे हैं, अगर ऑफसेट विधि से बांस लगाते हैं तो। ऑफसेट विधि क्या है? ऑफसेट विधि से कैसे बांस लगाया जा सकता है? जो ऑफसेट विधि है उसमें क्या होता है कि हम लोग बैम्बू के जो नोड्स, दोनों तरफ नोड्स और इंटरनोड वाला जो पोर्शन होता है उसके हम छोटे छोटे पीसेस करते हैं, और उसको हम ज़मीन में सीधा लगाते हैं, और वो बाद में अपने आप राइजोम डेवलप करता है, जो रूट सिस्टम है उसको डेवलप करता है, और उसके बाद उसमें बाकी कल्म्स आ जाती हैं और पूरा एक क्लम्प बन जाता है। इसको ऑफसेट विधि बोलते हैं। जी। आपसे भी जानना चाहूँगा कि पॉली हाउस में लगाने में कई बार ऐसा होता है कि पॉली हाउस लगा दिया जाता है, लेकिन कई बार ऐसी परेशानियाँ आती हैं कि उसके लगाने में भी, उससे पहले भी कई परेशानियाँ आती हैं। क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं? देखिए, एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, और ये किसानों के लिए बहुत ही बढ़िया बताना इसके लिए आवश्यक है कि पॉली हाउस लगा लिया, आप उसमें खेती कर रहे हैं, अंदर उसके चारों तरफ खरपतवार भरे खड़े हैं, आपका कहीं से नेट फट गया, कहीं से प्लास्टिक फट गया, जैसे साठे जी ने अभी बात की थी कि प्लास्टिक फट जाता है ऊपर से, तो हो सकता है वो प्रोफाइल अच्छी ना लगाई हो। एक तो मैं ये जोड़ना चाहूँगा, जो प्रोफाइल्स का इस्तेमाल किया प्लास्टिक को स्ट्रेच करने में, सही खिंचाव ना हुआ हो, वो भी हो सकता है कारण। कहीं उसमें वो रह जाती ना, सिलवट बन जाती है, वो रह गई होगी कहीं ना कहीं। लेकिन खरपतवारों का चारों तरफ साफ सफाई, ये नहीं कि आपने पॉली हाउस तो लगा लिया, आपका नेट कहीं फटा हुआ, चारों तरफ खरपतवार खड़े हैं, घास फूस खड़ा है, उसमें इतने कीड़े मकोड़े, सफ़ेद मक्खी है, वो कहीं से भी घुस गई, बहुत छोटा कीड़ा है। तो ऐसी स्थिति में उसको आपको ध्यान रखना है, अंदर सफाई, बाहर सफाई, 2 दरवाजे, उनका खुलना बंद होना, इन चीज़ों को आपको विशेष रूप पर ध्यान रखना है। और फिर बात में ध्यान रखना है कि आपकी सबसे बड़ी समस्या आ रही है नेमेटोड्स की। जी जी, समय का अभाव है बलराज जी, सविता जी, अभी हम आपसे इस कार्यक्रम को विराम देना चाहेंगे। अभी आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। अब कल के विषय की हम बात करते हैं। सोमवार का जो हमारा विषय रहेगा उसकी हम बात करते हैं। क्या है हमारा विषय, आपको बता देते हैं। हमारा सोमवार का जो विषय रहेगा वो रहेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड।
एक बार पुनः आपको विषय से अवगत करा देते हैं। हमारा विषय सोमवार का रहेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड। इस विषय से संबंधित जो भी सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। आप फेसबुक के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। आप फेसबुक पर जाएं और हेलो किसान टाइप करें और अपने सवाल हमें या सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारा कॉल सेंटर का जो नंबर है वो है 1800-113060। फिलहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। विदा चाहेंगे। नमस्कार।